नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वोत्तरी सरकारों की भर्ती व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले चयन प्रक्रियाएं भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से भरी थी, जिससे कि योग्य युवाओं का भविष्य प्रभावित होता था और कई बार पैसे के लेन देन के आरोप लगे और न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। सीएम ने यह भी कहा कि ये समय फर्जी डिग्री धारक तक चयन आयोगों के प्रमुख बने रहे। उन्होंने दावा किया कि अब सरकार ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाकर युवाओं का भरोसा बहाल किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग की भर्ती की प्रक्रिया के बारे में और उस के न्यायालय की टिप्पणी के बारे में हर एक नौजवान उस समय उनका जानता है। जो कि 9 साल हो गए हैं, 9 साल के बाद तो परिवर्तन हुआ है। आप में सारे लोग समय नाबालिग रहे होंगे, वो नहीं जानते समय के बाद। यानी जो व्यक्ति चेयरमैन हो गया था, जिसकी स्वयं की डिग्री फर्जी थी, वो आयोग का चेयरमैन बनकर के सिलेक्शन कर रहा था। इस प्रकार की अराजकता होती थी, पैसे का लेन देन होता था, भर्ती नहीं हो पाती थी। हम लोगों ने देखा है कि 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे सामने आया, मैंने पूछा भी भर्तियां क्यों नहीं हो रही है। तो हर एक भर्ती में स्टे था। हमने कहा स्टे का कोई कारण तो होगा। मैंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड को, भर्ती बोर्ड को बुलवाया, क्योंकि सबसे ज्यादा भर्ती होनी थी वहां। मैंने कहा भी स्टे क्यों है। उन्होंने कहा कोर्ट चाहता है कि भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी हो। तो मैंने कहा आप लोग क्या चाहते हैं? ये भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी क्यों नहीं होनी चाहिए? जो माननीय न्यायालय चाहता है उसके अनुसार नियमावली तैयार करिए, भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल करो। अगले 3 महीने के अंदर हमने सभी औपचारिकताएं पूर्ण की। माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें परमिशन दी। हमने भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम 2,20,000 से अधिक पुलिस की भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न कर चुके हैं। स्वाभाविक रूप से हर मां बाप की इच्छा होती है कि उसका बच्चा पढ़ लिख करके एक सुरक्षित भविष्य की दिशा में अग्रसर हो सके। इसके लिए उन्हें अपने स्तर पर अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रयास करता है, सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता है। लेकिन जब अपेक्षित परिणाम नहीं आते हैं तो न केवल वह नौजवान बल्कि उसके मां बाप, उनके नातेदार, रिश्तेदार, इन सब के सपने भी चकनाचूर होते हैं। किसी नौजवान के सपने का चकनाचूर होना ये केवल एक उस यूथ या उस युवा के साथ धोखा नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ भी धोखा होता है और विकास को बाधित करता है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य ये वैसे ही बीमार नहीं हुआ था। ये बीमारू राज्य वैसे ही नहीं बना था। इसको इस प्रकार की चयन की प्रक्रिया में भेदभाव करके, बेईमानी और भ्रष्टाचार ने इस राज्य को बीमारू बना दिया था, अराजक प्रदेश बना दिया था, गुंडागिर्दी से त्रस्त प्रदेश बना दिया था, महीनों महीनों कर्फ्यू वाले प्रदेश के रूप में
उत्तर प्रदेश को बदल दिया था। कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता था। चयन की प्रक्रिया में इतने भेदभाव होते थे कि माननीय न्यायालय को उन्हें रोकना पड़ता था। माननीय न्यायालय ने उस हर एक नियुक्ति की प्रक्रिया में 2017 के पहले कहीं न कहीं उन्हें स्थगन आदेश देकर के रोका हुआ था और तमाम प्रकार की तीखी टिप्पणियां की थी। जो बात यहां पर अभी हमारे डिप्टी सीएम कह रहे थे कि परीक्षा कोई और देता था और नियुक्ति पत्र कोई और प्राप्त करता था, ये 17 के पहले था। 25 में जब हमने भर्ती की 60,244 नौजवानों का एक साथ भर्ती, और एक साथ भर्ती के बाद ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे लोग ये मानते थे कि यूपी उनके पास आएगा गुहार करने के लिए कि ट्रेनिंग के लिए अपने सेंटर दे दो। मैंने कहा नहीं, यूपी अपनी ट्रेनिंग क्षमता स्वयं विकसित करेगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी मैंने 26 अप्रैल को पासिंग आउट परेड के माध्यम से उन 60,244 नौजवानों को अब फील्ड ड्यूटी में भेज दिया है उनकी सफलतम ट्रेनिंग के बाद। ये सभी ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश के अंदर ही, उत्तर प्रदेश के ही केंद्रों में हुई है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के अपने केंद्र हैं। कार्य करने की इच्छा शक्ति, गवर्नमेंट की जो स्पष्ट नीति होनी चाहिए, साफ नियत होनी चाहिए, परिणाम भी आते हैं। आज उसी परिणाम का, वो उसी दिशा में किए गए प्रयासों का परिणाम है कि हमने अब तक 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है यूपी के अंदर, 9 लाख से अधिक। और देश के अंदर किसी भी राज्य में सबसे अधिक नियुक्ति की प्रक्रिया को सकुशल संपन्न करने, पारदर्शी तरीके से संपन्न करने की का यह रिकॉर्ड है। लगातार अभी हम लोग कर रहे हैं। अधीनस्थ चयन आयोग, अकेले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस वर्ष 32,000 से अधिक नियुक्ति की प्रक्रिया को संपन्न करेगा। शिक्षा चयन आयोग, इसमें हजारों शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया इसके माध्यम से संपन्न होनी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगभग 15,000 भर्ती इसको करनी है, इस वर्ष ये इसको संपन्न करेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड वर्तमान में उनके सब इंस्पेक्टर के और होमगार्ड की भर्ती की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। अगर इन दोनों को मिलाकर के देखेंगे तो यह संख्या है 45,000, और लगभग इतने ही और भर्तियों की प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ रही है। ये मान करके चलिए कि अगले एक वर्ष, इस एक वर्ष के अंदर यानी 26-27 के अंदर अकेले यूपी के अंदर 1.5 लाख इन सभी विभागों में भर्ती की प्रक्रिया, इन सभी आयोग और बोर्ड के माध्यम से 1.5 लाख से अधिक भर्ती की प्रक्रिया संपन्न होनी है। और आप देखेंगे किसी भी भर्ती की प्रक्रिया में हमने यूपी में भर्ती की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का सेंध न लगे, इसके लिए सख्त कानून भी बनाया है। जो भी इन भर्ती की प्रक्रिया की, इसकी पारदर्शिता पर, इस भर्ती की प्रक्रिया की किसी भी प्रकार की धांधली करते हुए पाया जाता तो उसको आजीवन कारावास की सजा और उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करने का कानून भी हमारे पास मौजूद है। हम उसका इस्तेमाल भी करते हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से अपारदर्शी थी और इसमें भारी अनियमितताएं होती थी। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि उस समय भर्ती बोर्ड के चेयरमैन कार्यालय में बैठे रहते थे और इसके साथ चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए सक्रिय रहती थी। उन्होंने कहा कि पहले योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय होता था। योगी ने दावा किया कि वर्तमान सरकार पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के जरिए युवाओं को अवसर दे रही है। जिस व्यक्ति के द्वारा जिसके नेतृत्व में भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो रही है वो आप ही के बीच में बैठा है, लेकिन आप उनकी शकल नहीं जानते हैं। यह है निष्पक्षता का उदाहरण। और नहीं तो पहले क्या होता था? पहले भर्ती बोर्ड के चेयरमैन एक और बैठते थे और चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और हर एक को पता था और सबकी पर्ची जाती थी, नाम भी जाते थे और जब हवालात में जाने की नौबत आती थी तो वो चेयरमैन को जाती थी। वो बेचारा फंसता होता। तो बेईमान राजनीतिज्ञों को, भ्रष्ट नौकरशाहों को रोकना है तो शुरुआत अपने आप से करिए। चित्रकार जुहेब खान ने जबलपुर नाव हादसे के पीड़ितों को भावुक श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कोयले की मदद से दीवार पर एक मां और बेटे का बेहद मार्मिक चित्र बनाया और इस चित्र में मां अपने बच्चे को बचाने की अंतिम कोशिश करती नजर आ रही है, जो देखने वालों को भावुक कर देता है। चित्र में मां की ममता और दर्द को बहुत ही सजीव तरीके से दर्शाया गया है। इसे देखने के बाद लोगों की आंखें नम सी हो गई और कलाकार ने कहा कि मां अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष करती है। वाराणसी में यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 डकैतों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम अफजल, पंकज सिंह और सौरभ यादव है। इन सभी ने 24 अप्रैल को झारखंड में मौजूद बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में दिन दहाड़े हथियार के बल पर डकैती की थी। बदमाशों ने बैंक से करीब 4 किलो सोने के आभूषण और नकदी भी लूट ली थी। एसटीएफ की टीम ने तकनीकी और खुफिया इनपुट के आधार पर आरोपियों को सारनाथ के सिंघापुर इलाके से दबोचा है और जांच में सामने आया कि आरोपी 2 महीने से बैंक की रेकी कर रहे थे। सीतापुर के सदरपुर क्षेत्र में गैस सिलेंडर न मिलने से नाराज उपभोक्ताओं ने भारत गैस एजेंसी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। लोगों ने खाली सिलेंडर सड़क पर रखकर सदरपुर बिसवा मार्ग पर जाम कर दिया और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बुकिंग के बावजूद समय पर गैस नहीं मिल रही है और जिससे कि गैस एजेंसी को लेकर यहां पर कालाबाजारी के आरोप भी लगाए गए हैं। वहीं पर गुस्साए लोगों ने नारेबाजी की और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की भी मांग की है और कुछ लोगों ने जिलाधिकारी के समर्थन में भी नारे लगाए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम हटवाने की कोशिश की। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी। तो सीतापुर में सड़क पर प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर गैस सिलेंडर को लेकर हंगामा मचा हुआ था। उपभोक्ताओं का खास गुस्सा भी देखने को मिला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एजेंसी पर कालाबाजारी करने का भी आरोप लगाया गया है। आते हैं, घुमा देते हैं, सिलेंडर नहीं देते हैं, घर में तिलक है, कहाँ से गैस लाए? सरकार कह रही है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं पूरे भारत देश में गैस सिलेंडर और तेल की कमी नहीं है, फिर भी कालाबाजारी हो रही है गैस की। इसका निष्पक्ष न्याय हो और देखा जाए सिलेंडर कहाँ जा रहे हैं, वही ब्लैक में सिलेंडर लिया जाए तो 898 का सिलेंडर साला 2000, 2500, 3000 में मिलता है। 5 बार आए हैं भैया, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है और गैस सब बुक हो जाती है, आदमी सब लौट जाता है।
श्रावस्ती में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को तो मिली, जहां पर 55 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए गए। बरामद मोबाइलों की लगभग 15,43,000 रुपए कीमत बताई जा रही है। पुलिस कार्यालय सभागार में मोबाइल मालिकों और मोबाइल दिए गए हैं जिनको, और एसपी राहुल भाटी के निर्देश पर सर्विलांस सेल की टीम ने विशेष अभियान भी चलाया। इसके बाद आपको बता दें कि एएसपी चंद्रकेश सिंह के नेतृत्व में सीओ क्राइम भरत पासवान के पर्यवेक्षण में कार्रवाई हुई है और IMEI ट्रैकिंग लोकेशन और नेटवर्क डेटा विश्लेषण से मोबाइल ट्रेस किए गए थे। आपको बताते चले, सर्विलांस सेल और SCIR पोर्टल टीम की कार्यशैली की सराहना भी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि तकनीक के जरिए आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। तो श्रावस्ती से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं गुमशुदा, जिसके बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां पर 55 गुमशुदा मोबाइल फोन को बरामद किया गया है। तो आपको बता दें, बरामद मोबाइलों की लगभग कीमत जो आंकी जा रही है 15,43,000 रुपए ये कीमत आंकी जा रही है। वहीं पर पुलिस कार्यालय सभागार में मोबाइल मालिकों को मोबाइल दे दिए गए हैं और इसके साथ एसपी राहुल भाटी के निर्देश पर सर्विलांस सेल की विशेष टीम ने अभियान भी चलाया। एएसपी चंद्रकेश सिंह के नेतृत्व में और सीओ क्राइम भरत पासवान के पर्यवेक्षण में कार्रवाई की गई। IMEI ट्रैकिंग लोकेशन और नेटवर्क डेटा विश्लेषण से मोबाइल ट्रेस किए गए थे। सर्विलांस सेल और SCIR पोर्टल टीम की कार्यशैली की सराहना भी लगातार की जा रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि तकनीक के जरिए आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। श्रावस्ती से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर लगातार गुमशुदा मोबाइल को पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया और 55 मोबाइल फोन ये जब्त कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि श्रावस्ती में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर 15 लाख से अधिक की कीमत के मोबाइल फोन थे। 55 मोबाइल फोन गुमशुदा हुए थे, जिसके बाद आज जनपद पुलिस श्रावस्ती के लिए संतोष का विषय है कि हमारी टीम द्वारा निरंतर चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत चोरी एवं गुम हुए मोबाइल फोन की सफल बरामदगी की गई है। पुलिस टीम की सतर्कता, तकनीकी विश्लेषण तथा सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप आज 55 मोबाइल बरामद करके उनके वास्तविक स्वामियों को वापस किए जा रहे हैं। मोबाइल फोन आज केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। ऐसे में इसके खोने या चोरी होने से नागरिकों को आर्थिक की नई मानसिक असुविधा भी होती है। इस चुनौती को गंभीरता से लेते हुए जनपद श्रावस्ती की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित प्रकरणों का विश्लेषण किया तथा प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की। मैं इस अवसर पर जनपद वासियों से अपील करता हूं कि मोबाइल गुम होने अथवा चोरी होने की स्थिति में तत्काल पुलिस अथवा संबंधित ऑनलाइन पोर्टल पर सूचना दर्ज कराएं, ताकि शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जा सके। सहारनपुर में 14 वर्षीय किशोर अनुराग के अपहरण के बाद हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 1 मई 2026 को बच्चा घर से बाहर जाने के बाद लापता हो गया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज में एक महिला उसे स्कूटी पर ले जाती दिखाई दी, जिससे कि आरोपी की पहचान पूजा के रूप में की गई है। आपको बता दें कि पूछताछ में उसने स्वीकार किया है कि पैसे के विवाद और पुरानी रंजिश के चलते उसने बच्चे को अंबाला सरसावा रोड की नहर से धक्का दे दिया था। बता रहे हैं, जहां पर सहारनपुर में इस बारे में आपको अवगत कराना है कि 1 मई को थाना कोतवाली नगर पर नुमाइश कैंप क्षेत्र से एक 14 वर्षीय बच्चे के गुम होने की तहरीर पुलिस को प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया एवं श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार श्रीमान CO City 1 के निकट पर्यवेक्षण में बच्चे की खोजबीन शुरू कर दी।
शुरू कर दी। उसी क्रम में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के सामने एक सीसीटीवी फुटेज आई जिसमें एक महिला उस बच्चे को ले जाती हुई दिख रही थी। पुलिस ने रेगुलरली उसको फॉलो किया ह्यूमन इंटेलिजेंस से, टेक्निकल इंटेलिजेंस से, और अंततः पुलिस जो है अभियुक्ता तक पहुंच गई। अभियुक्ता का नाम है पूजा, पत्नी रवि, जो कि नुमाइश कैंप क्षेत्र की रहने वाली है। और वो जो बच्चा था उसकी फैमिली की वो वैन लोन थी। जब उससे पूछताछ की गई अभियुक्ता से, तो अभियुक्ता ने यह बताया कि मैंने उस बच्चे को जो है अंबाला रोड पे बड़ी नहर में फेंक दिया है। इस बात की सूचना मिलते ही श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश अनुसार तत्काल इसमें 17 से अधिक गोताखोरों की टीम को नियुक्त किया गया। इसमें जनपद के अलग अलग थाने जिनसे भी वो नहर पास होती थी, जैसे कि कुरुक्षेत्र, रामपुर मनिहारन, नरौता, सब थाना प्रभारियों को लगाकर बच्चे के सर्च एंड रेस्क्यू के लिए लगाया गया। बलिया के कोतवाली थाना क्षेत्र में मौजूद श्री रामपुर गंगा घाट पर मुंडन संस्कार के दौरान दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। गंगा स्नान करते समय 2 युवक और 2 युवतियां गहरे पानी में चले गए और डूब गए। घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई और परिजनों में कोहराम सा छा गया। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। टीम ने एक युवक और 2 युवतियों के शव भी बरामद कर लिए हैं, जबकि एक युवक की तलाश लगातार जारी है। डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे और परिजनों को हर संभव आर्थिक मदद का आश्वासन दिया। मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। पिता, मां और बेटा बाइक से झज्जरपुर गांव से खतौली जा रहे थे और रास्ते में दूसरी बाइक को बचाने के दौरान उनकी बाइक सामने से आ रही तेज रफ्तार ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हुए और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं पर घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर मुआवजे और आरोपियों की चालक की गिरफ्तारी की लगातार मांग करते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने ट्रॉली कब्जे में लेकर जांच भी शुरू कर दी। आज थाना खतौली के ग्राम करवाड़ा में फलावदा की तरफ से एक बाइक आ रही थी जिसपे 3 लोग सवार थे। सामने से एक आती हुई बाइक को बचाने के लिए उन्होंने साइड लिया। साइड होने पर सामने से एक ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही थी जो कि ईंटों से भरी थी और उन दोनों की जबरदस्त इसमें भिड़ंत हो गई, जिसमें कि तीनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना पर तुरंत पुलिस वहां पहुंची और घायलों को उपचार के लिए सीएससी खतौली में एडमिट कराया। उपचार के दौरान तीनों घायलों की मृत्यु हो गई। इसके बाद तुरंत पुलिस ने से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और तुरंत 3 टीमों का गठन कर दिया गया है गिरफ्तारी के लिए। जो ट्रैक्टर ट्रॉली घटना की थी उसको वो पुलिस कस्टडी में है और शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके आगे बढ़ी कार्रवाई की जाएगी। सोनभद्र के बभनी थाना क्षेत्र के चोना गांव में आंधी और बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया। आम के पेड़ से गिरे फल उठाने गई 9 वर्षीय अर्चना और 8 वर्षीय आस्था बिजली की चपेट में आ गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई और इसी दौरान पास मौजूद 12 वर्षीय हर्ष भी घबराकर भागते समय बिजली की चपेट में आकर घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और हादसे के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई और मातम पसर गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। काफी बिजली चपेट 2 लोग बच्चे को मौत हो गया, 1 लोग घायल था तो उसे इलाज करा दिया गया है। कल लगभग 6 बजे के आसपास एक बच्चा झुलसा था जिसे इलाज हो रहा है हिंडालको हॉस्पिटल में। 2 लड़कियां हैं, एक का 9 वर्ष, एक का 8 वर्ष, दोनों चौना के ही रहने वाले। अभी बभनी थाने पे हैं, पंचनामा के लिए जा रहे हैं सीएम। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।